13वीं सदी, जब यूरोप अंधविश्वास और सीमित ज्ञान में बंधा हुआ था, तभी एक युवा व्यापारी ने ऐसा सफर तय किया जिसने दुनिया की सोच बदल दी। उसका नाम था मार्को पोलो। कुछ लोगों ने उसे महान खोजकर्ता कहा और कुछ ने इल मिलियोने, यानी 1 मिलियन झूठ बोलने वाला। लेकिन सवाल यह है, क्या मार्को पोलो सच में झूठा था या वह अपने समय से बहुत आगे था? आइए चलते हैं 750 साल पीछे। द जर्नी। मार्को पोलो का जन्म वेनिस के एक अमीर व्यापारी परिवार में हुआ था। उसके पिता निकोलो और चाचा माफियो पहले ही एशिया की यात्रा कर चुके थे और उन्होंने मंगोल सम्राट कुबलाई खान से मुलाकात भी की थी। साल था 1271। मार्को सिर्फ 17 साल का था जब तीनों पोलो एक बार फिर एशिया के लिए रवाना हुए। इस बार वे पोप ग्रेगरी के पत्र साथ लेकर जा रहे थे। उनका रास्ता आसान नहीं था। वे गुजरे एकर यानी इज़राइल, एनाटोलिया के पहाड़, पर्शिया की धरती, बर्फीले पमीर माउंटेन्स और खतरनाक गोबी डेजर्ट। 3 साल से ज्यादा का कठिन सफर, और आखिरकार वे पहुंचे कुबलाई खान के ग्रीष्मकालीन महल शंगदू में। लाइफ इन द मंगोल एम्पायर। जहां बाकी व्यापारी सीमाओं तक ही सीमित रहते थे, वहीं मार्को पोलो बन गया कुबलाई खान का खास आदमी। कुबलाई खान उसकी बुद्धिमत्ता और भाषाएं सीखने की क्षमता से प्रभावित था। कहा जाता है कि मार्को ने 4 भाषाएं सीख ली थीं। उसे स्पेशल इनवॉय बनाकर साम्राज्य के दूर दराज इलाकों में भेजा गया, आज के म्यांमार, वियतनाम और तिब्बत तक। मार्को ने दावा किया कि वह यंगजू शहर का गवर्नर भी रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे लगा चीन की उन्नत तकनीक देखकर। कागज का पैसा। यूरोप में लोग सोना चांदी इस्तेमाल करते थे। यहां लोग कागज के टुकड़े से व्यापार कर रहे थे। कोयला, वह काले पत्थर जो लकड़ी से ज्यादा देर तक जलते थे। डाक व्यवस्था, घोड़ों की रिले स्टेशंस का नेटवर्क जिससे संदेश हजारों किलोमीटर तक तेजी से पहुंचते थे। यूरोप के लिए यह सब किसी जादू से कम नहीं था। द इंडियन वॉयज एंड रिटर्न। 17 साल बीत चुके थे। पोलो परिवार को घर की याद आने लगी। कुबलाई खान बूढ़ा हो रहा था। उन्हें डर था अगर उसकी मृत्यु हो गई तो शायद वे कभी घर नहीं लौट पाएंगे। आखिरकार उन्हें जाने की अनुमति मिली एक शर्त पर। उन्हें एक मंगोल राजकुमारी को फारस छोड़ना था। यह सफर समुद्री था, साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन तक। वे सुमात्रा में 5 महीने फंसे रहे, अनुकूल हवाओं का इंतजार करते हुए। और फिर वे पहुंचे भारत के तटों पर कोरोमंडेल और मलाबर कोस्ट। भारत में मार्को विशेष रूप से प्रभावित हुआ किंगडम ऑफ द पंदियास से। मोती गोताखोर। वह लिखता है कि गोताखोर पानी के नीचे लंबे समय तक रहते थे और शार्क से बचने के लिए मंत्रों का सहारा लेते थे। सामाजिक रीति रिवाज। वह गर्मी के कारण कम कपड़े पहनने की परंपरा से चौंक गया। उसने लिखा कि मलाबार का राजा कीमती हीरे जवाहरात पहनता था, लेकिन शर्ट नहीं। संत थॉमस की समाधि, वह चेन्नई के मायलापुर में स्थित सेंट थॉमस द एम्पस्टल की कब्र पर भी गया। भारत ने उसके लेखन में एक खास जगह बनाई। प्रिजन एंड द बुक। साल 1295 में जब वे वेनिस लौटे तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। वे फटे मंगोल कपड़ों में थे, लेकिन अंदर छिपे थे कीमती रत्न। कुछ ही समय बाद वेनिस और जेनोआ के बीच युद्ध छिड़ गया। मार्को पकड़ा गया और एक जेल में डाल दिया गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई लेखक रस्टिचेल्लो द पीसा से। जेल की उस कोठरी में मार्को ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और रस्टिचेल्लो ने उसे रोमांचक अंदाज में लिख डाला। यही किताब बनी द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसे लोग कहते थे इल मिलियोने। लेगेसी, मिलियन लाइज। उस समय बहुत से यूरोपियन मानते थे मार्को झूठ बोल रहा है। उन्हें विश्वास नहीं था कि चीन के शहर इतने विशाल हो सकते हैं या वहां इतनी संपत्ति हो सकती है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने उसके अधिकतर विवरणों को सही पाया है। साल 1324 में अपनी मृत्यु से पहले एक पादरी ने उससे कहा, सच स्वीकार कर लो कि तुम्हारी किताब झूठ है। मार्को पोलो ने जवाब दिया, मैंने तो वह भी नहीं बताया जो मैंने आधा देखा था।
तो क्या मार्को पोलो झूठा था या वह दुनिया का पहला सच्चा ग्लोबल रिपोर्टर? उसकी कहानियों ने यूरोप की आंखें एशिया की ओर खोल दी। और शायद अगर मार्को पोलो न होता तो कोलंबस भी कभी नई दुनिया की खोज पर न निकलता। इतिहास में कुछ लोग सच और कल्पना के बीच खड़े होते हैं। मार्को पोलो उन्हीं में से एक था। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताइए आप अगला सफर किस ऐतिहासिक किरदार के साथ करना चाहते हैं।